क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? कितनी देर से बुला रहा हूं। हो भी या मर गई? नवीन एक ही गति से निरंतर चिल्ला रहे थे। क्या चाहिए आपको? हाथ पोंछते हुए निशा कमरे में आकर बोली, मेरा रुमाल कहाँ है? सोचा था पढ़ी लिखी पत्नी घर भी संभालेगी और मेरी सेवा भी करेगी, लेकिन यहाँ तो महारानी जी के नखरे ही पूरे नहीं होते। सुबह से साज श्रृंगार यूं शुरू होता है जैसे कहीं दुल्हन बनने जा रही हो। कितनी देर तक भुनभुनाते रहे। थोड़ी देर के बाद फिर चीखे, नाश्ता तैयार है कि होटल से मंगवाऊं? निशा गर्मा गर्म पराठे ले आई। तभी ऐसा लगा जैसे कोई चीज उन्होंने दीवार पर दे मारी हो। शायद कांच की प्लेट थी। पूरी नमक की थैली उड़ेल दी है पराठे में। आदमी भूखा चला जाए तो ठूस ठूस कर खाएगी खुद। अच्छा, सादा पराठा ले आती हूँ। निशा की आवाज में कंपन था। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब शाम को मैं इस घर में आऊंगा ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यूं भूखे घर से जाएंगे तो मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। मरो जाकर। उन्होंने तमाचा निशा की गाल पर रसीद कर दिया और घर के पीछे का दरवाजा खोलकर गाड़ी यूं स्टार्ट की जैसे किसी जंग पर जाना हो। ऐसे मौके पर अक्सर वो गाड़ी तेज गति से ही चलाते थे। माँ जी सहित पूरा परिवार सिमटकर आंगन में आ गया। नन्हा अंश मेरे पल्लू से मुंह छिपाए खड़ा था। अक्सर नवीन भैया की चीखें सुन परिवार के सदस्य तो क्या, आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते थे। पर क्या मजाल जो कोई एक शब्द भी कह जाए। एक बार फिर आशा भरी नजरों से मैंने मोहित की ओर देखा था। शायद वो कुछ कहें, पर नहीं। अपमान का घूंट पीना उन्हें भली प्रकार आता था। उधर माँ जी को देखकर यूं लगता जैसे तिरस्कृत होने के लिए ये बेटा पैदा किया था। चिढ़कर मैंने ही मौन तोड़ा। एक दिन आपका ये भाई मेरी भोली देवरानी को जान से मार डालेगा, लेकिन आप लोग कुछ मत कहिएगा। न जाने इतना अन्याय क्यों सहा जाता है इस घर में। क्रोध से मेरी आवाज कांप रही थी। उधर निशा भाभी सिसक रही थी। मैं सोचने लगी अब शाम तक यूं ही वो भूखी प्यासी अपने कमरे में लेटी रहेगी और नवीन भैया शाम को लौटेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार मन में आया कि उस कमरे में जाकर प्यार से उसका माथा चूम लूं। सहानुभूति के चंद बोल आहत मन को शांत करते हैं, पर निशा जैसी स्वाभिमानी स्त्री को ये सब नहीं भाता था। होठ सीकर मंद मंद मुस्कुराते रहना उसका स्वभाव ही बन गया था। क्या मजाल जो नवीन भैया के विरोध में कोई कुछ कह जाए। ब्याह कर जब वो घर में आई थी तो बड़ा ही अजीब सा माहौल देखा था मैंने। नवीन भैया और मोहित दोनों जुड़वा भाई थे, पर कुछ पलों के अंतराल ने मोहित को बड़े भाई का दर्जा दिलवा दिया। शांत, सौम्य और गंभीर स्वभाव के कारण मोहित काफी आकर्षक दिखाई देते थे। उधर नवीन उग्र स्वभाव के थे। कोई कार्य तो क्या, शायद पत्ता भी उनकी इच्छा के विरुद्ध हिल जाता तो यूं आंखें फाड़कर चीखते, मानो पूरी दुनिया के स्वामी हो। माँ और मोहित उन्हें नन्हे बालक के समान पुचकारते, लेकिन वे तो जैसे ठान ही चुके होते थे कि सामने वाले का अनादर करना है। माँ जी तब अपने कमरे में सिमट जाया करती थी और बदहवास से मोहित घर छोड़कर बाहर चले जाते। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक थरथर कांपती रहती थी। उस समय क्रोध अपने पति और माँ जी पर ही आता था, जिन्होंने उन पर अंकुश नहीं रखा था। तभी तो बेलगाम घोड़े की तरह सरपट भागते जाते थे। एक दिन मैंने मोहित से खूब झगड़ा किया था, खूब बुरा भला भी कहा था नवीन भैया को, पर मोहित शांत रहे थे। गंभीर मुख मुद्रा लिए अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, पूजा, नवीन की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? क्या ऐसे ही कोसती उसे? सच बताऊं, मैं उससे रिश्ता ही तोड़ लेती। हमारे परिवार में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वे बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकती। क्रोध के आवेग में बहुत कुछ कह गई थी मैं। जब चित्त थोड़ा शांत हुआ तो खुद को समझाने बैठ गई कि मेरे पति भी इसी परिवार के हैं। कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी को भी। फिर नवीन भैया का व्यवहार ऐसा क्यों है? एक दिन माँ जी ने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए थे। नवीन भैया को किसी खास दिन का अखबार चाहिए था। वो टूट पड़े माँ जी पर। मोहित ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आज ही दफ्तर की लाइब्रेरी से तुम्हें अखबार लाकर दूंगा। पर नवीन भैया की जबान एक बार शुरू हो तो उसे शांत करना आसान नहीं होता था। गालियों की बौछार कर दी माँ जी पर। वो पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। मोहित अखबार लेने चले गए
और मैं डॉक्टर को ले आई थी। तब तक नवीन भैया घर से जा चुके थे। डॉक्टर माँ जी को दवा देकर जा चुके थे। मैं उनके सिरहाने बैठी अतीत की स्मृतियों में खोती चली गई। कैसे हृदय विहीन व्यक्ति हैं ये, संबंधों की गरिमा भी नहीं पहचानते। दिन बीतते गए। नवीन भैया के विवाह के लिए माँ जी और मोहित चिंतित थे। मोहित अपने भाई के लिए संपन्न घराने की सुंदर व सुशिक्षित कन्या चाहते थे। माँ जी चाह रही थी कि मैं अपने मायके की कोई लड़की यहाँ ले आऊं, पर मुझे तो नवीन भैया का स्वभाव कभी भाया ही नहीं था। जानबूझकर दलदल में कौन फंसे। एक दिन मोहित मुझसे बोले, पूजा, नवीन के लिए कोई लड़की देखो। मैं विस्मय से उनका चेहरा निहारने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी ये वास्तव में गंभीर है या यूं ही मजाक कर रहे हैं। नवीन भैया के स्वभाव से तो वही स्त्री सामंजस्य स्थापित कर सकती थी जिसमें समझौते व संयम की भावना कूट कूट कर भरी हो। घर हो या बाहर, आपा खोते एक पल नहीं लगता था उन्हें। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोली, ब्याह भले ही कराओ देवर जी का, पर उस स्थिति की कल्पना भी तुमने कभी, जब वो पूरे वातावरण को युद्ध भूमि में बदल देती है। मैं तो डरकर तुम्हारे शरण में आ जाती हूँ, पर उस गरीब का क्या होगा। मैंने बात सहज ढंग से कही थी, पर मोहित गंभीर थे। मेरे दृष्टिकोण का मानदंड चाहे जो भी हो, पर मोहित के तो वो प्रिय भाई थे और माँ जी के लाडले सुपुत्र। दोनों की दृष्टि में उनका अपराध क्षम्य था। वैसे लड़का सुशिक्षित हो, उच्च पद पर आसीन हो और घराना संपन्न हो तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। कद काठी, रूप रंग व आकर्षक व्यक्तित्व के तो वो स्वामी थे ही। महुआ वाले विजय बाबू की बेटी निशा सभी को बहुत भाई थी। मैं सोच रही थी कि क्या देंगे नवीन भैया अपनी अर्धांगिनी को। उनके शब्दकोश में तो सिर्फ कटु बाण है जो कांटे सी पीड़ा ही तो दे सकते हैं। भावों और संवेदनाओं की परिभाषा से कोसों दूर ये व्यक्ति उपेक्षा की नस्तर ही तो चुभा सकता है। निशा को हमारे घर आना था, वो आई भी। 2 भाइयों की इकलौती बहन इतना दहेज लाई कि माँ जी पड़ोसियों को गिनवा गिनवा कर थक गई थी। अपने साथ संस्कारों की अनमोल धरोहर भी बुलाई थी। उसके मृदु स्वभाव ने सबके मन को जीत लिया। मुझे लगा देवर जी के स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य निशा में है। विवाह के दूसरे दिन स्वागत समारोह का आयोजन था। मोहित की वकालत खूब अच्छी चलती थी। बड़े व अभिजात्य वर्ग में उनका उठना बैठना था और नवीन भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सिमट आया हो। निशा को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर बुलाया गया था। लोगों का आना शुरू हो गया था। उधर निशा तैयार नहीं हो पाई थी। नवीन भीतर आ गए थे। क्रोध के आवेग से बुरी तरह कांप रहे थे। सामने माँ जी मिल गई तो उन्हें ही धर दबोचा। कहाँ है तुम्हारी बहू? महारानी को तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह जानती थी। बोली, ब्यूटिशियन अंदर है, बस 5 मिनट में आ जाएगी। पर उन्हें इतना धीरज कहाँ था। आप देखा ना ताब, भड़ाक से कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गए। शिष्टाचार का कोई नियम उन्हें छू तक नहीं पाया था। ब्यूटिशियन को संबोधित करके आंखें तरेरी। अब जूड़ा नहीं बना, चोटियां बन गई तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। गवारों को समय का ध्यान ही नहीं है। यहाँ अभी मेहंदी रचाई जा रही है, आलता लग रहा है और वहां लोग आने लगे हैं। अपमान और शोभ के कारण निशा के आंसू टपक पड़े थे। वो बुरी तरह कांपने लगी थी। मैं भागकर मोहित को बुला लाई थी। भाई को शांत करते हुए वो बोले, नवीन बाहर चलो, तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से तो और देर हो जाएगी। मैं आपकी तरह नहीं जो बीवी को सिर पर चढ़ा के रखूं। मेरे मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है। मोहित में न जाने कितना धीरज था जो अपने भाई का हर्ष कटु शब्द सहन कर लेते थे। मुझे तो नवीन भैया किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लगते थे। जैसे तैसे तैयार होकर नई बहू बैठक में पहुंच गई, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने उदासी की चादर ओढ़ी हुई हो। बाबुल का अंगना छोड़कर ससुराल में आते ही पिया ने कैसा स्वागत किया था उसका। हंसी खुशी के माहौल में सब काम सही तरीके से निपट गए। दूसरे दिन वो दोनों कश्मीर के लिए चल दिए थे। वहां जाकर निशा ने हमें पत्र लिखा। ऐसा लगा जैसे अपने मृदु व कोमल स्वभाव से हम सबको अपना बनाना चाह रही हो। शुष्क व कठोर स्वभाव के नवीन भैया उसे ऐसी औपचारिकताएं सिखाने से रहे। उन्हें तो अपनों को पराया बनाना आता था।
उस दिन रविवार था। हम सब शाम को टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाजे की घंटी बजाने का अंदाज नवीन भैया का ही था। द्वार पर सचमुच निशा और नवीन भैया ही थे। निशा हमारे बीच आकर बैठ गई। वो हंसती रही और बताती रही। नवीन भैया अपने परिजनों स्वजनों से सदैव दूर ही छिटके रहते थे। मैं बार बार निशा की उदास और सूनी आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बात करते करते अक्सर वो चुप हो जाया करती थी। कभी हंसती, कभी सहम जाती। ना जाने किस परेशानी में थी। मुझे कुछ भी खरीदना अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन से निशा ने घर की कामकाज का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। मेरे हर काम में वो हाथ बटाती थी। माँ जी की सेवा में उसे बहुत आनंद मिलता था। नवीन भैया के मुख से बात निकलती भी नहीं थी कि निशा फौरन हर काम को कर देती थी। एक बात विचारणीय थी कि पति के रौद्र रूप से घबराकर वो उसके पास पल भर भी नहीं बैठती थी। खुश रहती थी, लेकिन पति के सानिध्य से जैसे उसे घृणा सी होती थी। कई बार जब पति का तटस्थ व्यवहार देखती तो उन्हें खींचकर सबके बीच लाना चाहती, लेकिन वे नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते थे। सुसंस्कृत व प्रतिष्ठित परिवार में पली बड़ी औरत इस धुरी विहीन संस्कार विहीन पुरुष के साथ कैसे रह सकती है। मैं कई बार सोचती थी कि इस कायर पुरुष से उसे घृणा नहीं होती होगी। वैसे उन्हें कापुरुष कहना भी गलत था। कोई सुखद अनुभूति हुई तो जी जान से कुर्बान हो गए, मगर दूसरी ओर से थोड़ी लापरवाही हुई, ये जरा सी भावनात्मक ठेस पहुंची तो मुंह मोड़ लिया। एक बार मोहित दौरे पर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े संभाल रही थी कि देवर जी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। कुछ ही देर में चिंगारी ने विस्फोट का रूप ले लिया था। उनके रजिस्टर पर मेरा बेटा आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के आया था। हर समय चाची के कमरे में बैठा रहता था। निशा को भी उसके बिना चैन नहीं आता था। बेवकूफ ने मेरा रजिस्टर बर्बाद कर दिया, गधा कहीं का। अपने कमरे में मरता भी तो नहीं। नवीन भैया चीखे थे। निशा ने एक शब्द भी नहीं कहा था। क्रोध में व्यक्ति शायद विरोध की प्रतीक्षा करता है, तभी तो वार्तालाप खींचता है। आग बबूला होकर नवीन पलंग पर पसर गए। अचानक पलंग से उठे तो उन्हें चप्पलें नहीं मिली। पोछा लगाते समय लक्ष्मी ने शायद पलंग के नीचे खिसका दी थी। लक्ष्मी तो मिली नहीं, सो उन्होंने थप्पड़ मार डाला मेरे बेटे को। निशा ने उसके चारों तरफ कवच सा बना डाला, पर वे तो निशा को ही पीटने पर तुले थे। मैं भागकर अपने बेटे को ले आई थी। गाल सहलाती जा रही और सोचती भी जा रही थी कि क्या अंश का अपराध अक्षम्य था। किसी को भी मैंने कुछ नहीं कहा था। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। पति को शांत कर कुछ समय के बाद निशा मेरे कमरे में आकर मुझसे क्षमा याचना करने लगी। मैं बुरी तरह से उत्तेजित हो चुकी थी। अपने आप को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल ही रही। बोली, देखूंगी जब अपने बेटे से ऐसा ही व्यवहार करेंगे। निशा दया का पात्र बन के रह गई। बेचारी और क्या करती। हमेशा की तरह उसे बैठने तक को नहीं कहा था मैंने। शाम को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए नवीन भैया खिलौना लेकर आए थे। अंश तो सामान्य हो गया। अपमान की भाषा वो कहाँ पहचानता था, लेकिन मेरा आहत स्वाभिमान मुझे प्रेरित कर रहा था कि वो खिलौना उस क्रोधी के सामने फेंक दूं और अंश को उसकी गोद से छीनकर अपने अहम की तुष्टि कर लूं। लेकिन मर्यादा का अंश सहेजना मोहित ने खूब सिखाया था। उस समय अपमान का घूंट पी के रह गई थी। दूसरे की भावनाओं की कद्र किए बिना अपनी बात पर अड़े रहकर मनुष्य अपने अहंकार की तुष्टि भले ही कर ले, लेकिन मधुर संबंध जो आपसी प्रेम पे टिके रहते हैं वो खुद ब खुद समाप्त होते चले जाते हैं। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम ही बन गया था। निशा जितना अपमान व आरोप सहती, उतनी ही यातनाओं की पुनरावृत्ति अधिक तीव्र होती जाती थी। भावनाओं से छलकती आंखों में एक शून्य को टंगते कितनी बार देखा था मैंने। विरोध की भाषा वो जानती ही नहीं थी। पति का विरोध करने के लिए उसके संस्कार उसे अनुमति नहीं देते थे। उधर नवीन भैया को कई बार रोते हुए देखा। इधर निशा अंतर्मुखी बन बैठी थी। कितनी बार उसकी उदास आंखें देखकर लगता जैसे पारिवारिक संबंधों व सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हो। 1 वर्ष के विवाहित जीवन में वो सूख कर कांटा हो गई थी। अब तो वो माँ बनने वाली थी। मुझे लगता उसकी संतान अपनी माँ को यूं तिरस्कृत होते देखेगी, या तो वो स्वयं उसका अपमान करेगी या फिर गुमसुम सी बैठी रहेगी। एक दिन निशा की भाभी का पत्र आया। ब्याह के बाद शायद पहली बार वो पति के संग ननद से मिलने आ रही थी।
निशा पत्र मेरे पास लेकर आई और बोली, भाभी, मेरे भाभी और भैया मुझसे मिलने आ रहे हैं। निशा का स्वर सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। मैं बोली, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर आप तो जानती हैं इनका स्वभाव, बात बात पे मुझे अपमानित करते हैं। भाभी भैया को मैं कुछ नहीं बताया आज तक, उनके सामने भी कुछ। उसका गला रुंध गया। दोषी कौन है निशा? अत्याचार करना अगर जुर्म है तो उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध है। मैंने उसे समझाया। मैं मात्र संवेदना नहीं जताना चाह रही थी। मैंने आगे कहा, पति को सर्वशक्ति मानकर उसके पैरों की जूती बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता। पति पत्नी का व्यवहार मित्रवत हो, तभी वो सुख दुख के साथी बन सकते हैं। निशा आवाक से मेरी ओर देखती रही। उसका सोया विवेक जैसे विकल्प ढूंढ रहा था। दूसरे दिन सुबह ही उसके भैया भाभी आ गए। उनका सौम्य, संतुलित व संयमित व्यवहार बरबस ही आकर्षित कर रहा था हम सबको। उपहारों से लदे फदे कभी निशा को दुलारते तो कभी नवीन को पुचकारते। कितनी देर तक निशा को पास बैठाकर उसका हाल पूछते रहे। गंभीर की प्रतिमूर्ति निशा ने उन्हें अपने शब्दों से नहीं, हाव भाव से भी आश्वस्त किया कि वो बहुत खुश है। 2 दिन हमारे साथ रहकर माँ जी व नवीन भैया से अनुमति लेकर वो निशा को अपने साथ ले गए थे। प्रथम प्रसव था, इसलिए वो निशा को अपने पास ही रखना चाहते थे। नवीन भैया का उन दिनों स्वभाव बदला बदला सा था। उन्होंने चुप्पी का मानो कवच ओढ़ लिया था। निशा के जाने के बाद भी वो चुप ही रहे थे। प्रसव का समय नजदीक आता जा रहा था। हम सब निशा के लिए चिंतित थे। कभी कभी उसके भाई का फोन आता रहता था। नवीन भैया हम सबसे यही कहते कि उस समय वह हमारा रहना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर ने उसकी दशा चिंताजनक बताई थी। ऐसा लगता था कि नवीन निशा से 2 बोल बोलना चाहते थे। उन जैसे आत्म केंद्रित व्यक्ति के मन में पत्नी के लिए थोड़ा बहुत स्नेह विरह के कारण जागृत हुआ था, या अपने ही व्यवहार से शुद्ध होकर वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। इस बारे में कुछ समझ नहीं पाई थी। नवीन के साथ मैं, अंश निशा के मायके पहुंचे थे। माँ तो निशा की बचपन में ही चल बसी थी। भैया भाभी उसकी यूं सेवा कर रहे थे जैसे कोई नाजुक फूल हो। अवाक से नवीन भैया कभी पत्नी को देखते तो कभी साले व सलज को। ऐसा इसने उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पिछले वर्ष जब निशा को पेट में दर्द हुआ था तो दवा लाना तो दूर, वो अपने दफ्तर में जाकर बैठ गए थे। यहाँ कभी निशा को फल काट कर खिलाते तो कभी दवा पिलाने की चेष्टा करते। निशा स्वयं उनके अप्रत्याशित व्यवहार से अचंभित सी थी। 2 दिन तक प्रसव पीड़ा से छटपटाने के बाद निशा ने एक बिटिया को जन्म दिया था। निशा के भैया भाभी उस गुड़िया को हर समय संभालते रहते। इधर मैं देख रही थी, नवीन भैया के स्वभाव में कुछ परिवर्तन के बाद भी निशा बुझी बुझी सी ही रहती थी, कम बोलती और कभी कभी ही हंसती थी। कुछ ही दिनों के बाद निशा को ले जाने की बात उठी। इस बीच नवीन एक बार घर भी हो आए थे, पर अचानक निशा के निर्णय ने हम सबको चौंका दिया। वो बोली, मैं कुछ समय के लिए भैया भाभी के पास रहकर कुछ कोर्स करना चाहती हूँ। ऐसा लगा जैसे दाम्पत्य की कलेश और सामाजिक प्रताड़ना के त्रास से अर्धविक्षिप्त होती गई निशा का मनोबल मानो सुदृढ़ सा हो उठा हो। कहीं नवीन भैया से अलग रहने का निर्णय तो नहीं ले लिया। स्पष्ट ही लग रहा था कि कोर्स का तो मात्र बहाना है, वो हम सबसे दूर रहना चाहती है। उधर नवीन भैया बहुत परेशान थे। निशा के भैया भाभी ने निश्चय किया कि पति पत्नी का निजी मामला है, आपसी बातचीत से सुलझ हो जाए तो ठीक है। निशा कमरे में बेटी के साथ बैठी थी। नवीन भैया के शब्दों की स्पष्ट आवाज सुनाई दे रही थी। निशा से उन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की, लेकिन वो फिर भी चुप ही बैठी रही। नवीन भैया फिर बोले, निशा, प्यार का मोल मैंने कभी जाना ही नहीं। यहाँ तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार, सहानुभूति और मृदु बोल मनुष्य के तन मन को कितनी राहत पहुंचाते हैं। उस समय कोई 3 वर्ष के रहे होंगे हम दोनों भाई, जब पिताजी का साया सिर से उठ गया था। उनकी मृत्यु से माँ विक्षिप्त सी हो उठी थी। वो घर को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे समय में रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। माँ का पूरा आक्रोश तब मुझ पर ही उतरता था। मुझे लगता वो मुझसे घृणा करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे से घृणा नहीं कर सकती। निशा का अस्फुट स्वर था। बच्चे की स्कूल की फीस ना दी जाए, बुखार आने पर दवा नहीं दी जाए, ठंड लगने पर ऊनी वस्त्र ना मिले,
तो इस भावना को क्या कहा जाएगा। माँ ऐसा व्यवहार मुझसे ही करती थी। मोहित का छोटा सा दुख उन्हें आहत करता था। उनकी भूख से माँ की अतड़ियों में कुलबुलाहट पैदा होती थी। मोहित की छोटी सी छोटी परेशानी भी उन्हें दुख के सागर में उतार देती थी। मोहित भैया क्या विरोध नहीं करते थे? निशा, जब इंसान को अपने पूरे मौलिक अधिकार खुद ब खुद मिलते रहते हैं तो शायद दूसरी ओर उसका ध्यान कभी नहीं खिंचता। या हो सकता है मुझे ही ऐसा महसूस होता हो। शुरू शुरू में चिड़चिड़ाहट होती थी, शुभ उठता था माँ के इस व्यवहार पर, लेकिन बाद में मैंने चीख कर चिल्लाकर अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। बच्चे से यदि उसका बचपन छीन लिया जाए तो उसे किसी प्रकार की उपेक्षा करना निरर्थक सा लगता है। ना हर समय उत्तरदायित्व को लाबादा उसे ही उड़ाया जाता है। ये मकान, ये गाड़ी, घर का खर्चा सब कुछ मेरी ही कमाई से खरीदा गया। मोहित अपनी मीठी वाणी से हर पल जीतता रहा और मैं कड़वी वाणी से हर पल हारता रहा। धीरे धीरे मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत आनंद आने लगा। बीमार व्यक्ति को दुत्कारने में सुख की अनुभूति होती। कई बार तो मैं प्यार करना चाहा भी तो मेरा अहम मेरे आगे आ जाता था। जिस भावना को कभी महसूस ही नहीं किया उसे बांटा कैसे जा सकता था। मैं अपनी बच्ची को खूब प्यार दूंगा, विश्वास दूंगा, ताकि ये समाज में अच्छा जीवन बिता सके। अब घर चलो निशा। नवीन फूट फूट कर रोने लगे थे। निशा अब कुछ सहज हो उठी थी। नवीन भैया दया के पात्र बन चुके थे। मैं समझ गई थी कि मनुष्य के अंदर का खोखलापन उसके भीतर असुरक्षा की भावना भर देता है और आत्मविश्वास जगमगाने लगता है। इसलिए शायद वो उत्तेजित हो उठते थे। निशा घर लौट आई थी। वो, नवीन भैया और उनकी छोटी गुड़िया बेहद प्रसन्न थे। कई बार मैं सोचती, यदि नवीन भैया ने अपने उदार लावे के रूप में बाहर ना निकाले होते तो ये सुप्त ज्वालामुखी अंदर ही अंदर हमेशा धधकता ही रहता और फिर विस्फोट हो जाता। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।